सर आ रही है। ओके, वो असल में इशू आ गया था एक, तो मेरे ना माउस को कुछ इशू है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि बिलीव मी कि मैं माउस जो है ना वो चेंज कर लूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं इसको ज़रा सेट करता हूँ। वो माउस मैं क्लिक कहीं करता हूँ तो वो कहाँ चला जाता है। एनी हो, मैनेज करते हैं इसको। मैं नया माउस, अब देखें मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहीं और ही चला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है हमें, ये फिक्शन लिखा होगा इसी तरह, पेपर फिक्शन जो थर्ड पेपर है आपका, 3 आवर टाइम है वही आपके पास, मार्क्स 100 है। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी आपने क्या करना है कि राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन 2 लाइन्स ईच, इन 2 लाइन्स ईच द आंसर ऑन द आंसर बुक। यानी आपने 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर नहीं करना। पहला क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है, देखिएगा पहला क्वेश्चन वो कहता है डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी एंड द रोल ऑफ द फैनी इन योर ओन वर्क। फैनी की पर्सनैलिटी और फैनी को अपने लफ्ज़ों में कहता है जी बयान करें। 2014 का ये पेपर है और 2014 में उन्होंने पूछा है आपसे। मैं आपको कुछ बता दूं। अच्छा, यहाँ पे कहता है डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी एंड द रोल ऑफ फैनी इन योर ओन वर्क। तो अब फैनी कौन थी? आपने अगर मुझसे पढ़ा हो जोसेफ एंड्रयू, जोसेफ एंड्रयू की समरी जो है मैंने आपको डिटेल बताई थी, ठीक है। एक होता है मतलब एक करैक्टर था, एक पामीला नाम से एक उसने नावल लिखा था, उसका नाम था रिचर्डसन। तो रिचर्डसन के मुकाबले पे उसने कहा, उसने फीमेल को चेस्टफुल शो किया था कि फीमेल जो है वो बड़ी चेस्टफुल होती है, मेल जो है वो अनचेस्ट है, वो कोई चेस्टफुल नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। यानी मेल जो है वो सड्यूस कर रहा है, उसमें एक पमीला लड़की होती है और उसका जो बॉस होता है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी जो है वो क्या करता है, पमीला को सड्यूस करने की कोशिश करता है उसे सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है, उसे बहाने से मिलने की कोशिश करता है, उसे बुलाता है और डिफरेंट हीले बहाने बनाकर उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उससे बची रहती है, बड़ी चेस्टफुल रहती है और वो अपनी चेस्टी को बचाती है और अल्टीमेटली वो फिर आखिर में उसे ऑफ़र करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसे ऑफ़र करता है तो वो उससे शादी कर लेती है। तो यहाँ पे जब ये नावल को पढ़ा जोसेफ हेनरी फील्डिंग कहता है कि ये तो हिपोक्रेसी हुई कि आप भाई पहले तो आपने उसको नज़दीक नहीं आने दिया, लेकिन जैसे ही उसने आपको प्रॉपर्टी और आपको शादी का लालच दिया तो आप उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गई। सो इट्स अ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। सो एज द मैन हैज ऑफर्ड यू a property and name and marriage, you offer yourself. It's also a kind of hypocrisy according to the Henry Fielding कहता है if your attentions are good, you are good, though your actions are bad. अगर तुम्हारे इंटेंशन ठीक हैं और तुम अच्छे हो, इंटेंशनली तुम अच्छे इंसान हो तो तुम अच्छे हो, एक्शन जैसे भी कर रहे हो अच्छे हो जाओगे। मतलब इंटेंशन जो है वो आपकी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है आपको कि फैनी की वो आपसे पर्सनैलिटी। अब इसी के रिएक्शन में उसने लिखा था जोसेफ एंड्रयू। अगर देखें तो जोसेफ जो एक लड़का है और उसको कितनी लेडीज़ जो हैं उसके अंदर, ये रिएक्शन में लिखा गया नावल है। जोसेफ एक लड़का है और जोसेफ को कौन करती है सड्यूस? लेडी बूबी। जोसेफ को कौन सड्यूस करती है? एक और कैरेक्टर होता है बेटी, ठीक है, वो जो इन्स में सराय में काम करती है, मिस्टर टाउ वो उसके। अच्छा, उसको कौन सड्यूस करती है? मिसेस स्लिपस्लॉप। याद करें, मैंने ये सारे आपको बताए हुए हैं। ये क्या नाम है, कुर्रतुल ऐन, आपको ये स्टोरी का मैंने समरी इसकी बताई थी, याद होगा आपको। अच्छा, ये जी सर, बताई यस। थी।
अब यहाँ पे उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नावल के अंदर, अब आपको ये आना चाहिए। वो कहता है डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी एंड द रोल एंड फैनिंग्स इन योर ओन वर्ड। अपने वर्ड में आपने बताना है कि फैनी जो है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका रोल क्या है। तो हमें तो पता है उसके बारे में। फैनी जो थी वो बड़ी ग्रेसफुल चार्मिंग लेडी थी और उससे बहुत सारे लोग उसको रेप करने की कोशिश करते हैं। एंड शी वाज द बिलवर्ड ऑफ जोसेफ। जोसेफ की वो फियांसी भी थी और वो उसकी बिलवर्ड भी थी। एंड शी वाज वेरी फेयर्स करली हेयर्स एंड शी वाज हैविंग फेयर स्किन एंड करली हेयर्स। उसके बड़े करली से हेयर्स थे, ठीक है, और वो बड़ी ब्यूटीफुल थी जैसे उसको बताया गया उसके अंदर। एंड शी इज़ द नॉमिनल हीरोइंस ऑफ द नावल्स। वो एक नॉमिनल हीरोइन होती है नावल की वो भी, क्योंकि जोसेफ की वो गर्लफ्रेंड और उसकी बिलवर्ड और साथ उसकी मंगेतर भी थी और अल्टीमेटली फाइनली उससे शादी भी होती है। तो आप इसको लिखेंगे कि शी इज़ अबाउट 19 ईयर ओल्ड एंड शी वॉज वेरी ग्रेसफुल ब्यूटिफुल गर्ल and she was having fair skin and curly hair. She was a beloved of the Joseph whom many men tried to seduce. जिसको बहुत सारे men जो हैं seduce करने की कोशिश करते हैं। अब अपने लफ्ज़ों में, मैंने अपने लफ्ज़ों में आपको बता दिया, आप अपने लफ्ज़ों में इसको लिख लीजिएगा कि 19 साल की फैनी थी। फैनी के करली हेयर थे, खूबसूरत उसकी स्किन थी। लोग जो बहुत सारे जो मेन हैं उससे रेप करने की कोशिश करते हैं। शी वॉज वेरी नाइस ग्रेसफुल गर्ल एंड शी वॉज अ बिलवर्ड ऑफ द जोसेफ एंड्रयू। बल्कि आप ये लिख दें शी वॉज 19 ईयर ओल्ड एंड शी वॉज अ बिलवर्ड ऑफ द जोसेफ एंड शी मैनी मैन ट्राइड टू रेप इन नावल। बहुत सारे जो मेन हैं उसे रेप करने की कोशिश करते हैं। एंड शी वॉज वेरी नाइस। लेकिन जो 3 लाइनों में आप इसको लिख दें। उसके बाद वो पूछता हु इज पार्सन बर्नाबस। बर्नाबस व्हाट टाइप ऑफ द रोल डज ही प्ले। बर्नाबस किस तरह का बंदा था। हु वॉज अ पार्सन बर्नाबस और व्हाट टाइप ऑफ द रोल डज ही प्ले। ये क्या था, ये एक मिनिस्टर था, मिनिस्टर टू जोसेफ। ये क्या था, डिस्क्राइब द, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है जी बर्नाबस जो है उसका करैक्टर जो है आपको पता होगा। पार्सन बर्नाबस जो है उसका रोल क्या है। पार्सन बर्नाबस जो था वो एक वर्ल्डली माइंडेड पर्सन था। लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ। पार्सन बर्नाबस इज अ वर्ल्डली माइंडेड क्लर्जीमैन हु हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ही comes to minister to Joseph when he is believed to be on his deathbed. इसको, ये बर्नाबस को आप याद करें, इसको बुलाया जाता है जब वो बिल्कुल मर रहा होता है। जोसेफ को मार के डिच में फेंक जाते हैं और वो अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो बर्नाबस को बुलाते हैं। बर्नाबस जो होता है वो क्या करता है, वो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी बातें शुरू हो जाता है। वर्ल्डली माइंडेड पर्सन था, याद है आपको बर्नाबस। Barnabas is a worldly minded person. He was called to minister the Joseph when he was totally wounded and he was on deathbed. And he was entirely, totally worldly minded person. अगर आपको वो नावल की समरी याद होगी ना तो आप बड़े अच्छे से जवाब दे लेंगे, 2 लाइन के जवाब देने। फिर मैं कहूँगा मेरी वो जो समरी है, जो नरेशन मैंने की है, उसको बड़ी अच्छी तरह सुन लें। अगर ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द शार्लट लूकस। आपने एक प्ले पढ़ा था, ये यहाँ पे हमारे पास राबिया भी मौजूद हैं। राबिया आपने शायद पढ़ा हो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द शार्लट लूकस। आपका जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो आपका नावल है, उस नावल से ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ द शार्लट लूकस प्ले। शार्लट लूकस का प्ले के अंदर क्या रोल है। हु विल डिस्क्राइब। शार्लट लूकस क्या थी। एक करैक्टर जो दूसरे करैक्टर के बिल्कुल एंटी बनाया जाता है या उससे डिफरेंट होता है,
उसके मुकाबले में वो उसको कहते हैं फॉयल। क्या कहते हैं? फॉयल। तो हम इसे कह सकते हैं शी एक्ट्स एज अ फॉयल टू एलिजाबेथ बाय एम्बोडिंग द अपोजिट व्यू ऑफ मैरिज। अब एलिजाबेथ का मैरिज के मतलब क्या है? यानी एलिजाबेथ जिससे शादी करेगी, क्या वो डायरेक्टली ब्लाइंडली कर लेगी? उसको तो कॉलन ने भी प्रपोज किया था, उसको डार्सी ने भी किया, ठीक है, उसको विकम ने भी किया, मिस्टर विकम ने। अब 3 बंदे उसे प्रपोज करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं जाती मैरिज की तरफ। उसे ना तो दौलत का है, वो कहती है किस बेस पे शादी होनी चाहिए? म्यूचुअल थॉट, दोनों की भाई थॉट एक होनी चाहिए, ठीक है। और लव, पहले म्यूचुअल थॉट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और ये कैसे भी एक्वायर करें आप, पहले ये बनाएं, फिर लव भी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो, लव हो, और अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ठीक है, किसी इंटरेस्ट बेस नहीं। जैसे कि अब देखें, अब जो शार्लेट लूकस जो उसकी फ्रेंड थी, उसने कॉलन से शादी क्यों की थी? मिस्टर कॉलन शादी क्यों करता है शार्लेट लूकस से? ये मुझे बताएगी, ये क्या नाम है, ये हमारी स्टूडेंट कुरातुल ऐन बताइएगा, ये क्यों शादी करती है शार्लेट, कॉलन से शादी क्यों करती है, उसे क्या मसला था? डिस्क्राइब द रोल ऑफ द शार्लेट लूकस प्ले। शार्लेट लूकस का प्ले के अंदर हमने रोल बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, she acts as a foil to Elizabeth in the novel. She has a different viewpoint related to marriage. She got married because she needs a house to adjust herself. So her marriage is totally based on material interest. अब उसकी जो मैरिज का कंसेप्ट है वो इंटरेस्ट बेस है। कॉलन को ऑफर हुई है, डार्सी की आंट ने कहा है कि तुम ऐसा करो कि अगर शादी कर लो तो मैं तुम्हें डीन बना दूंगी चर्च का, मैं तुम्हें चर्च का क्या बना देती हूँ? डीन बना देती हूँ, तुम जल्दी से शादी करके आ जाओ। ये पहला एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, वो रिजेक्ट कर देती है, जेन रिजेक्ट कर देती है, जेन तो पहले ही इन्वॉल्व थी बिंगले के साथ। फिर ये शार्लेट की तरफ हो जाता है, उसे चाहिए औरत जिससे वो शादी कर ले और वो डीन बन जाए चर्च का, क्योंकि वो जो लेडी है उसने उसको ऑफर की है कि तुम अगर शादी करके आ जाओ तो मैं तुम्हें बना दूंगी। शार्लेट लूकस को घर चाहिए और वो घर के लिए उससे शादी कर लेती है। तो ये टोटली इंटरेस्ट बेस्ड कपल है, ये कोई आइडियल कपल नहीं है। आगे देखिए, हु इज किटी एंड व्हाट इज हर एटीट्यूड टूवर्ड अदर। ये भी उससे आया हुआ है। कुरातुल ऐन, ये कौन थी किटी? हु वाज किटी? एलिजाबेथ की सिस्टर थी। She was sister of Elizabeth, and she was, she was just a prototype, or you can say that she was just like Lydia. She was totally, a character like Lydia. She's a daughter of Mrs. Bennet. She seemed to have little personality, her own, but simply to act as a shadow to Lydia. Her attitude is not good. शी इज द शैडो ऑफ लिडिया। लिडिया का आपको पता है कि वो एनिमल स्पिरिट थी, वो सेक्सुअल थी, उसको जो बातों में लगाए और उसी के साथ दौड़ जाती है, ठीक है। उसे मिस्टर विकम ने 4 दिन ख्वाब दिखाए और वो उसके साथ भाग गई, अलॉपमेंट कर ली। तो लिडिया जो थी वो क्या थी? एनिमल स्पिरिट थी। लिडिया जो है ओवरऑल ऐसे लगती है जैसे मिसेस बेनेट जैसी है। मिसेस बेनेट भी जो है वो एक हल्की औरत है, मतलब वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग करैक्टर औरत नहीं लगती बातों से, ठीक है, कोई रैशनल नहीं है वो औरत। तो हु इज अ किटी एंड व्हाट इज हर एटीट्यूड? हर कैरेक्टर इज नॉट गुड, शी इज द शैडो ऑफ लिडिया एंड शी इज द शैडो ऑफ लिडिया, शी इज द डॉटर ऑफ मिसेस बेनेट।
शी सीम्स टू हैव लिटिल पर्सनैलिटी, शी इज़ नॉट अ गुड कैरेक्टर। बस 3 लफ्ज़ों में आपने जवाब देना, जो आपको आता है उसके बारे में 3 लाइनें लिख दें, 3 लाइनें जस्ट लिखनी, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपको किसी क्वेश्चन में मसला हो, यहाँ तक, और इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आना है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा वो बदल के आपसे पूछेगा इन्हीं चीज़ों से। व्हाट इज बेस्टील फोर्ट, बेस्टील किला जो है वो क्या है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। पहली तो बात ये है कि ये बेस्टील किला वो अरिस्टोक्रेटिक जो थे वहाँ पे क्या करते थे, अपने वो गरीब लोगों को पकड़ते और वहाँ बंद कर देते। डॉक्टर मैनट जो है वो 18 साल उसके अंदर बंद रहा है। डॉक्टर मैनट कितने साल बंद रहा है, 18 ईयर उसके अंदर बंद रहा है। और लूसी मैनट जो है वो ये समझती थी कि शायद उसका फादर मर चुका है। सो व्हाट इज अ बेस्टील एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, देखिएगा। इट इज अ फोर्ट्रेस, it is a fort or it is a fortress and begin to be used as a place of the imprisonment, tyranny's stronghold and revenge. It is a symbol of tyranny, ये tyranny का symbol था। और इसी को सबसे पहले रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं, इसको गिराते हैं, मतलब इसको वो काबू करते हैं, सारे लोगों को आज़ाद करवाते हैं जो। इट इज़ अ tyranny's symbol, ये टायरनी की सिंबल थी या स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका। एंड रिवेंज, क्योंकि यहाँ पे लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ था, यहाँ पे वो सबसे पहले वो इस पे कब्जा करते हैं रेवोल्यूशनरी। और वहाँ पे, और आपको पता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो 40,000 लोगों को क्या किया गया था, उनके गले काट दिए गए थे। कितने, इसमें ड्यूक शामिल थे, इसमें अरिस्टोक्रेटिक शामिल थे, उनकी फीमेल शामिल थीं, उनके नौकर सर्वेंट तक को नहीं छोड़ा था, उनके चिल्ड्रंस, उनके किड्स, ठीक है, बच्चे, सब के गले उन्होंने काट के, उन्होंने एक गिलोटीन ऐसा बनाया था इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे हेड रखते और ऊपर से इसको गिराते और वो क्या सर जो है वो अलहदा कर देते, उसे कहते गिलोटीन। गिलोटीन मतलब एक बहुत बड़ा हेड कटर था। तो उसमें उन्होंने 40,000 हेड कटर, ठीक है, उस हेड कटर के जरिए क्या करते, सर को जो है वो जुदा कर देते तन से। तो 40,000 जो हैं वो नवाबों को उन्होंने मार डाला था, और वो भी जुल्म करते थे, और उसके बदले में उन्होंने भी रिएक्शन में वैसा ही जुल्म किया। देखिए, आप कभी भी नफरत को नफरत से नहीं मार सकते। हेट कैन नॉट किल हेट, यानी हेट से आप हेट को नहीं मार सकते। आप हेट से नफरत को मारते हो, वो और बढ़ेगी, मतलब मल्टीप्लाई होगी, ऐसे मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो उसका जो, जैसे ईवल का जो इलाज है ट्रीटमेंट गुड होता है, इसी तरह हेट का जो इलाज है वो क्या है, ट्रीटमेंट लव। आप प्यार से मारें उसको। उन्होंने नफरत की तो बराबर मुकाबले में उधर से भी नफरत आई, रिएक्शन जो है उसका सेम ही आया। तो अब यहाँ पे बस्टील जो क्या है, इसका मैं सिंपल एक वर्ड में ही जवाब, एक लाइन में ही जवाब देता हूँ। इट इज़ अ फोर्ट्रेस एंड बिगन टू बी यूज एज अ प्लेस फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द, इम्प्रिजनमेंट किसकी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पुअर पीपल, aristocratic people. They used to keep imprison their prisoners in this fort, in this Bastille fortress. इस fortress के अंदर वो बहुत बड़ा एक कला था, और उसके अंदर वो अपने गरीबों को पकड़ पकड़ के वहाँ पे वो कैद कर लेते। Who is मिस प्रोस, ये प्रेस लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है। मिस प्रोस का करेक्टर आपने पढ़ा होगा। डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ मिस प्रोस, ठीक है जी। वो कहता है कि हु इज़ मिस प्रोस, डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द मिस प्रोस। मिस प्रोस जो है ये गवर्नेंस थी किसकी, लूसी की। आप लिखेंगे मिस प्रोस वाज
मिस प्रोस, यानी उसने अगर प्रेजेंट में आपसे पूछा है तो आपने उसका जवाब जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही देना है। आप देखें उसने पूछा है कि हु इज़ मिस प्रोस, तो हम इसका प्रेजेंट में ऐसे जवाब देंगे, मिस प्रोस इज़ आ लूसीज गवर्नर्स एंड लेटर हाउस कीपर फॉर द डार्ने मैनेट। ठीक है, ही इज़ अ स्ट्रेंज लुकिंग, शी इज़, आप लिखेंगे शी इज़ अ स्ट्रेंज लुकिंग वोमेन्स मैस्कुलर बॉडी एंड ऑल रेड इन कलर। ये बड़ी पावरफुल होती है, आपको पता है कि जब वो मैडम डिफार्ग इससे लड़ती है तो ये उसको मार देती है। तो आप कहेंगे कि शी वॉज हैविंग मैस्कुलर बॉडी एंड रेड इन कलर्स एंड शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग वोमेन्स एंड लूसीज गवर्नर एंड लेटर शी वॉज अ हाउस कीपर फॉर द डार्ने मैनेट। और डार्ने मैनेट की भी ये क्या होती है, हाउस कीपर बनती है फिर, यानी शी वॉज द हाउस मेड और यू कैन गवर्नर्स of Lucy Manet and later she was the housekeeper for the Darnay Manet. She was a strange looking woman, red in color and muscular body. She even fought with Miss Defarge. ये मिसेस डिफार्ग से भी लड़ती है। आगे देखिएगा, हु इज बॉब जैकन। बॉब जैकन कौन है? हु इज बॉब जैकन? अच्छा, बॉब जैकन जो था, ये बॉब जैकन जो है ये फ्रेंड था किसका? मिस्टर टॉम का। जब मिस्टर टॉम जो है, जब ये एक वीक जो है उसके साथ गुजार के आती है स्टीफन गेस्ट के साथ, जो कि लूसी का वो क्या था, स्टीफन गेस्ट उसका फियांसी था लूसी का। जब ये उसके साथ एक वीक गुजार के आती है तो सारे लोग इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। अब ये बॉब जैकन जो है ये अब उस वक़्त मैगी को क्या करता है, मैगी को संभालता है। बॉब जैकन क्या करता है, ये मैगी को संभालता है, मैगी को अपने घर में रखता है। तो ये बॉब जैकन फ्रेंड है किसका? टॉम का। देख लें, स्नब नोज है इसकी, यानी ऐसे स्नब सी नोज है इसकी। ठीक है, स्नब नोज बॉय विद अ कर्ली रेड हेयर, इसके रेड हेयर्स हैं, एंड रादर एग्रीएबल एक्सप्रेशंस। ही इज अ टॉम्स फ्रेंड एंड he also keeps Maggie in his home when Tom kicked her out, जब वो उसे घर से निकाल देता है कि वो इतने दिन यानी किसी मेल के साथ रहकर आई है। तो विक्टोरियन सोसाइटी जो है वो बड़ी ख़तरनाक थी। विक्टोरियन सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करती थी उस वक्त के, ये नॉर्म के ख़िलाफ़ था कि कोई औरत जो है किसी के साथ इस तरह इतने दिन रहे, और ये विक्टोरियन सोसाइटी के असूलों के ख़िलाफ़ था जो उसने किया था। किसने? मैगी ने। मैगी जो एक नेचुरल गर्ल थी और बड़ी इमोशनल किस्म की गर्ल थी, और ये टॉम की सिस्टर थी। मिल ऑन द फ्लॉस नावल के अंदर से ये आया है, मिल ऑन द फ्लॉस नावल हमने पढ़ा है। मिस्टर और मिसेस टूलिवर के बच्चे होते हैं दो, मैगी और टॉम। मैगी बड़ी इमोशनल और पैशनेट गर्ल है और ये किसके साथ भाग जाती है? स्टीफन गेस्ट के साथ एंजॉयमेंट के लिए। ये बड़ी नेचुरल सी गर्ल है। वहाँ इसे 1 वीक लग जाता है और लोग इसे कहते हैं तुम प्रोस्टिट्यूट हो। टॉम इसे घर से निकाल देता है, तो बॉब जैकन इसे अपने घर कुछ दिन रख लेता है और इस तरह ये उसकी मदद करता है मैगी की। टॉम का ये फ्रेंड है, उसके यानी भाई का फ्रेंड है मैगी के। मैगी का आपको पता होगा मिल ऑन द फ्लॉस की प्रोटैगोनिस्ट है। डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स एंड द पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर मॉस। मिस्टर मॉस जो है ये एक अजीबोगरीब किस्म का एक बंदा है, और ये भी इसका करैक्टर भी उसके अंदर ही है, मिल ऑन द फ्लॉस के अंदर। ये नोट कर लें इसके बारे में। ही इज़ डिप्रेस लुकिंग मैन, यानी ये डिप्रेस सा रहता है, और शेबिली ड्रेस्ड अनशेवन स्मॉल फार्मर। ये एक छोटा सा फार्मर है, यानी एक तो ये स्मॉल फार्मर है, ठीक है, और इसने बड़े यानी क्लॉथ जो है इसके शेबिली क्लॉथ। शेबिली क्लॉथ का मतलब क्या होता है?
ऐसे इसने यानी गंदे से कपड़े पहने होते हैं। एक फार्मर है छोटा सा, और ये एक पुअर मैन है, और पर्सनैलिटी इज़ नॉट गुड, बिलोंग्स टू द मिल ऑन द फ्लॉस करेक्टर। आगे फिर उसने पूछा हु इज जॉन डर्बेफील्ड। आपने मुझसे एक नावल पढ़ा था टेस, याद करें। टेस में एक थी जॉन, ठीक है, और जॉन जो थी ये मदर थी टेस की। ये बड़ी लालची सी औरत है और मिडिल क्लास की, जैसे लोअर क्लास की औरत है, और इनको पता चलता है कहीं कि ये यहाँ पे एक ख़ानदान है बड़ा अमीर है, और वो हैं डर्बेविल्स। हम डर्बेफील्ड हैं, वो डर्बेविल्स हैं। तो हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो पुराने, जब नॉर्मन एज और इस तरह की एंग्लो सैक्सन एज से, पुराने एज से कोई रिलेटिव है हमारे। तो जब इसको मिस्टर जॉन को पता चलता है इसके हस्बैंड को, तो वो बड़ा खुश होता है। वो आगे खुशखबरी सुनाता है। ये अपनी बेटी को तैयार करके उनके घर भेज देती है, वो उसका रेप कर देता है। मतलब वहाँ पे जो लड़का होता है एलिक, वो लेडी किलर होता है, और जैसे ही वो देखता है इतनी खूबसूरत लड़की को, और उसे पता भी कुछ नहीं है कि लोग किस तरह के होते हैं, वो उसको रेप करता है। मतलब ही सेड्यूस्ड हर एंड अल्टीमेटली रेप्ड हर। और ये जब रेप हो जाती है, ये रोती हुई घर आती है अपनी मदर के पास, तो मदर कहती है इस अपॉर्चुनिटी को वेल करो, एलिक तुमसे शादी कर लेगा। एलिक तो उसे यूज़ कर रहा था। तो ये हु इज़ जॉन डर्बेफील्ड, आपको पता चल गया ये किस तरह की औरत है। अब इसके बारे में आपने सिर्फ 3 सेंटेंस लिखने हैं ना जी। शी इज़ अ वाइफ ऑफ द जैक डर्बेफील्ड्स। जैक या वो जो जॉन होता है उसकी डर्बेफील्ड उसकी वाइफ थी। एंड मदर ऑफ द टेस की ये मदर थी। शी इज़ लाइक हर हस्बैंड इन हर ईजी गोइंग वे। ये अपने हस्बैंड जैसी होती है, बस कि ये जल्दी से अमीर होना चाहती है, बड़ी लालची किस्म की औरत। इवन अपनी बेटी को भी यूज़ करती है, और अपनी बेटी को भी भेज देती है अलग के पास, वो उसका रेप कर देता है। शी इज़ अ ग्रीडी वुमन, शी इज़ ड्रीमी काइंड ऑफ वुमेन। इवन she prepared her daughters, and she herself sends her to the D'Urbervilles की तरफ वो खुद भेजती है। In which village the novel Tess of the D'Urbervilles starts। ये एक यानी ये स्टार्ट कैसे होता है कि एक बंदा है और वो घोड़े पे बैठा हुआ है, और वो आके एक शराबी सा बंदा वो चलता हुआ आ रहा है, और वो है मिस्टर जॉन जो कि हस्बैंड है, जो कि फादर है टेस का। और उसको आगे खबर सुनाता है यार तुम तो डर्बेविल्स जो लोग हैं ना, तुम उनके रिलेटिव हो। बस ये वहाँ से स्टार्ट होता है ना। अ मिडल एज्ड मैन, ये मिडल एज्ड मैन है, यानी मिडल एज है इसकी, काफ़ी एज है इसकी। वॉज वॉकिंग होमवर्ड्स फ्राम द शेस्टन्स टू द विलेज ऑफ द मार्लट। ये मार्लट विलेज के पास चलता हुआ, यानी इलाका जो दिखाया गया वो मार्लट है। इन एडजॉइनिंग वैली ऑफ द ब्लैकमोर, ठीक है, ये इलाके हैं, यानी ये दिखाए गए हैं शेस्टन टू द विलेज ऑफ द मार्लट। सो वन पर्सन इज शोन, ही इज अ मिडल एज एंड ही इज मूविंग टूवर्ड्स द मार्लट in the adjoining valley of the Blackmoors, and this setting is shown in the D'Urbervilles। ये हार्डी का नावल है, टेस इसका नाम है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव इसके हिस्से को। I declare here once for all, I describe not men but the manners। भाई मैं ये कहता हूं कि मैंने कहता है कि मैं डिक्लेयर करता हूं। किसने कहा था? आई डिस्क्राइब नॉट मैन बट मैनर, नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज। हाउ फार दिस क्लेम इज जस्टिफाइड इन द नावल ऑफ द जोसेफ एंड डू यू कमेंट? हाँ जी, ये किसने क्लेम किया कि भाई मैं ना तो किसी इंडिविजुअल के बारे में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक सोसाइटी का, मतलब मैं स्पीशीज के बारे में लिखता हूँ। स्पीशीज कौन है? इंसान। मैं इंसानों के बारे में वो कहता लिखता हूँ, इनकी ख़ास जो स्पीशीज़ है 18th सेंचुरी को रिफ्लेक्ट करता हूँ। 18th सेंचुरी के जैसे लोग हैं, मैं उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। मैं किसी ख़ास बंदे को स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक पीपल, नॉट स्पेसिफिक, यानी मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को कहता क्रिटिसाइज़ नहीं करता भाई। पहली तो बात ये है, मैं कहता ऐलान करता हूँ। आई डिस्क्राइब नॉट मैन, मैं भाई किसी ख़ास लोगों को डिस्क्राइब नहीं करता, बट मैनर्स, उनके मैनर। 18th सेंचुरी में लोग कैसे थे, कैसे बिहेव करते थे, स्लिप स्लॉप कैसी थी,
लेडी बूबी कैसी थी, मिस बेटी कैसी थी, ठीक है, और फैनी कैसी थी, फैनी गुडविल कैसी थी, पार्सन बर्नाबस कैसा था, पार्सन ट्रूलीबर कैसा था, स्क्वायर कैसा था, ठीक है, किस तरह से फीमेल जो हैं न्यूड डिच के अंदर न्यूड पड़े हुए एक यंग लड़के को एंजॉय तो करती हैं उसकी न्यूडिटी को, लेकिन कोई उसको कपड़ा नहीं देता। किसी की हेल्प करने के 18 सेंचुरी के लोग ऐसे हैं कि किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई यहां से चलें, यहां पे क्यों खड़े हुए हैं, हमें क्या जरूरत है इसकी हेल्प करने की। लेकिन अगर कोई हेल्प करता भी है तो वो भी इसलिए कहीं पुलिस हम पे शक ना कर ले, भाई हमें इसकी हेल्प क्यों नहीं की, अगर ये मरा गया तो चलो हम इसको किसी रास्ते में किसी जगह पे छोड़ देंगे, मतलब हम किसी सराय पे इसको छोड़कर चले जाएंगे। सराय वाला रखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एक बैड करेक्टर औरत जिसको जो मिस्टर टाउ वो उसकी हवस का निशाना बनती है, बेटी, वो उसकी हेल्प करती है और वो उसके अंदर भी ये मफाद है कि वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को सेटिएट कर ले किसी तरीके से। यंग है, खूबसूरत है, तो वो उसको सड्यूस कर ले, तो वो भी इसलिए हेल्प कर रही है। तो इस तरह की स्टोरी, कैसे लोग थे, कैसे बिहेव करते थे, क्या थे, ओवरऑल अगर पूरी समरी आती है, करेक्टर वाइज एक्सप्लेन कर देंगे, तो साथ साथ उसका क्लेम जो है वो भी बात करते जाएंगे, उसको इंडोर्स करते जाएंगे, आपका आंसर बन सकता है। मतलब जिसको समरी आती होगी वो फिर यहाँ पे कामयाब हो जाएगा, वो इसका जवाब दे जाएगा। आई डिक्लेयर हेयर, मैं डिक्लेयर करता हूँ, वंस फॉर ऑल, कहता है वंस फॉर ऑल, आई डिस्क्राइब नॉट मैन, मैं कोई इंसानों को नहीं बताता, कहता बट मैनर, बल्कि उनके मैनर बताता हूँ, वो कैसे थे, वो बिहेव कैसे करते थे, मतलब मिस्टर विल्सन कैसा था, ठीक है, लियाना